नमस्कार दोस्तों, आइए आर्यन खान के केस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। क्या है ये केस जिसको लेकर मीडिया ने इतना हल्ला मचा रखा है और अब क्यों इसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहा जाने लग रहा है कुछ लोगों के द्वारा। You have got a BJP worker. भाजपा के पार्टी मेंबर्स के एनसीबी और बीजेपी मिले हुए हैं। Do you think that this raises doubts over the nature of these raids? 2 अक्टूबर की बात है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की एक टीम ने रेड करी एक क्रूज शिप के ऊपर, जहां पर एक पार्टी चलने लग रही थी। इस क्रूज शिप का नाम था एम्प्रेस शिप और कंपनी का नाम था कॉर्डेलिया क्रूजेस। यह रिपोर्ट किया गया कि इस पार्टी में बहुत से बैन ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा था और इस सीजर में कई बैन ड्रग्स रिकवर किए गए, जैसे कि 13 ग्राम कोकेन, 21 ग्राम चरस, 22 पिल्स एमडीएमए की, और साथ ही साथ 1.33 लाख कैश भी रिकवर किया गया। इस रेड के दौरान एनसीबी ने कुछ लोगों को डिटेन किया। नूपुर सकीरा, स्मित सिंह, मोहक जसवल, विक्रांत शोकर, गोमित चोपड़ा, मुनमुन, अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान। 2 बजे की बात है संडे को कि मुनमुन, अरबाज और आर्यन को अरेस्ट कर लिया गया और एक स्पेशल कोर्ट के सामने इन्हें पेश किया गया। इस कोर्ट की हियरिंग में एनसीबी के लॉयर ने कहा कि वैसे तो ये सारे ऑफेंसेस बेलेबल ऑफेंसेस हैं, इनमें बेल मिल सकती है, लेकिन क्योंकि कुछ इलीगल मटेरियल पाया गया है इस सीजर में और व्हाट्सएप चैट्स को रिकवर किया गया है, तो इन तीनों लोगों को जिनको अरेस्ट किया गया है इन्हें 2 दिन कस्टडी में रखा जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन में मदद मिल सके। दूसरी तरफ आर्यन खान के डिफेंस लॉयर ने आर्ग्यू किया कि आर्यन के पास ना तो कोई ड्रग्स पाए गए हैं और ना ही कोई एलिगेशन लगा है कि उन्होंने कोई ड्रग्स कंज्यूम किए हैं, तो अरेस्ट करने का वैसे तो कोई तुक नहीं बनता आर्यन को, लेकिन क्योंकि एनसीबी अपनी इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है तो 1 दिन की कस्टडी के लिए वो भी मान जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, 1 दिन की कस्टडी के लिए एग्री करता है आर्यन। तो दोनों तरफ की आर्ग्यूमेंट सुनकर कोर्ट ने भी कहा ठीक है, आर्यन खान एनसीबी की कस्टडी में रहेगा 1 दिन के लिए टिल अक्टूबर 4। अब इसके अलावा 5 और अक्यूज लोगों को अरेस्ट कर लिया गया एनसीबी के द्वारा सेम दिन की शाम को। तो टोटल में 8 अक्यूज अरेस्टेड थे, आर्यन, मुनमुन, अरबाज और 5 और ये लोग। अगले दिन ये सब कोर्ट में पेश हुए। अब इस कोर्ट की हियरिंग में एनसीबी आर्ग्यू करता है कि इन्होंने व्हाट्सएप चैट्स रिकवर करी मुनमुन, अरबाज और आर्यन की, और बड़ा ही शॉकिंग और इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिला है इन व्हाट्सएप चैट्स में, जो दिखाता है कि यहां पर इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग होने लग रही है। साथ ही साथ एनसीबी ने यह भी कहा कि इन्होंने जुहू में एक सप्लायर को भी अरेस्ट किया है और उस सप्लायर के पास काफी भारी क्वांटिटी ड्रग्स पाए गए हैं, कमर्शियल क्वांटिटी पाई गई है। इस रीजन के बेसिस पर एनसीबी मांग करता है कोर्ट के सामने कि इनकी कस्टडी इन सब लोगों की एक्सटेंड कर दी जाए टिल अक्टूबर 11। लेकिन कोर्ट इसमें जजमेंट देता है कि ठीक है, कस्टडी एक्सटेंड कर देंगे, लेकिन 11 अक्टूबर तक नहीं, 7 अक्टूबर तक करेंगे। तो ये सारे 8 अक्यूज लोग कस्टडी में रहे 7 अक्टूबर तक। दूसरी तरफ ये जो क्रूज थी, कॉर्डेलिया क्रूजेस कंपनी थी, इसके जो सीईओ थे वो एक स्टेटमेंट इशू करते हैं कि इनका इस केस से, इंसिडेंट से कोई भी लेना देना नहीं है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्योंकि कॉर्डेलिया क्रूजेस ने इस शिप को चार्टर किया था एक प्राइवेट इवेंट के लिए, एक दिल्ली बेस्ड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को। ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में पूरी मदद करेंगे एनसीबी की। एनसीबी बाद में इन सीईओ को समन करती है और बोलती है कि आओ हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन में मदद करो, और एनसीबी इनसे लिस्ट मांगती है सारे पैसेंजर्स की और सीसीटीवी फुटेज की मांग करती है। जो ये दिल्ली बेस्ड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी, इन सबके बीच फंस गई। 5 अक्टूबर को इस कंपनी के 4 एम्प्लॉयज को अरेस्ट कर लिया जाता है, मानव सिंघल, भास्कर अरोरा और एडिशनल डायरेक्टर्स समीर सहगल और गोपाल जी आनंद। 3 और लोग भागे हुए हैं अपेरेंटली। 7 अक्टूबर तक आते आते इस केस में 17 लोग अरेस्ट हो चुके थे और 7 अक्टूबर को कोर्ट कहता है कि अब और कोई एनसीबी की कस्टडी नहीं होगी आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के लिए। और फिर 8 अक्टूबर को 11 बजे बेल एप्लीकेशन की हियरिंग होती है। अब हैरानी की बात यह है कि 8 अक्टूबर की हियरिंग में भी आर्यन खान को बेल नहीं मिलती। इस बारी रीजन टेक्निकल रीजन बताया जाता है। मुंबई मजिस्ट्रेट कोर्ट कहता है कि बेल एप्लीकेशन मेंटेनेबल नहीं थी, इसलिए इसे रिजेक्ट कर दिया गया। मतलब ये हियरिंग गलत कोर्ट में हुई थी। ये कहते हैं कि बेल के बारे में अगर आर्ग्यू करना था तो इसके बारे में जाकर स्पेशल कोर्ट फॉर एनडीपीएस मैटर्स में करना चाहिए था, हमारे कोर्ट में नहीं करना था। इस कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी। अब इस चीज को शायद आप लॉयर की गलती कह सकते हो, लेकिन एंड रिजल्ट यह है कि आर्यन खान अभी भी जेल में है
बिना किसी प्रूफ के कि उसने कोई ड्रग्स लिए थे, बिना किसी प्रूफ के कि उसके पास कोई ड्रग्स थे या कोई ड्रग्स की पोजीशन थी। अब सारे अक्यूज को जुडिशियल कस्टडी में डाल दिया गया है। अब अगली हियरिंग के लिए इन्हें स्पेशल कोर्ट में जाना पड़ेगा जो सिर्फ एनडीपीएस एक्ट 1985 के मैटर्स को हेयर करता है, और यह चीज सिर्फ मंडे को ही करी जा सकती है क्योंकि वीकेंड्स पर ये कोर्ट्स बंद होते हैं। अब इस पूरे केस में दोस्तों एक बड़ा गजब का ट्विस्ट है। जब आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट को एनसीबी मुंबई के ऑफिस में ले जाया जा रहा था तो दो आदमी उन्हें लेकर जा रहे थे। यह सब वीडियो पर कैप्चर हुआ था और यह वीडियो वायरल चला गया था। पता चलता है कि ये दो आदमी एक्चुअली में प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, एनसीबी के ऑफिसर्स नहीं है। साथ ही साथ जिस दिन ये रेड पड़ी थी एक फोटो बड़ी वायरल गई थी सोशल मीडिया पर जिसमें कि एक आदमी सेल्फी खींच रहे हैं आर्यन खान के साथ स्माइल करते करते। एनसीबी ने क्लैरिफाई किया कि ये आदमी एनसीबी के ना तो कोई ऑफिसर है ना ही कोई एम्प्लॉय है, और ये आदमी उन दोनों में से एक आदमी था जो वायरल वीडियो में दिखे थे। तो सवाल ये उठता है कि कौन है ये दो लोग यहां पर और क्या कर रहे हैं। शरद पवार की जो एनसीपी पार्टी है वो अलेज करती है कि ये पूरा आर्यन खान का केस एक्चुअली में कंस्पिरेसी है बीजेपी के द्वारा महाराष्ट्र सरकार को डिफेम करने की और फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट करने की। हमारा सीधा आरोप है कि पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की सरकार को, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए फर्जीवाड़ा रच रही है। एनसीपी लीडर नवाब मलिक सवाल उठाते हैं कि ये दो प्राइवेट इंडिविजुअल्स कैसे आ गए इतने हाई प्रोफाइल केस में। पता लगता है कि ये जो इंसान है सेल्फी ले रहे थे ये है केपी गोसावी। अपेरेंटली गोसावी की फेसबुक प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये एक डिटेक्टिव हैं जो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में रहते हैं और एक जॉब प्लेसमेंट कंपनी के ओनर भी हैं। 2018 में इन्हें बुक किया गया था पुणे पुलिस के द्वारा फॉर एलिजिडली डिफ्रॉडिंग अ मैन ऑफ 3.09 लाख रुपीस। मतलब इन्होंने एक इंसान को चूना लगाया था, फ्रॉड किया था 3 लाख रुपए का कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि एक इंसान को जॉब दिलाएंगे मलेशिया में, लेकिन नहीं दिलाई। वेडनेसडे नाइट तक गोसावी का फेसबुक प्रोफाइल डिलीट हो जाता है। नवाब मलिक एनसीपी के क्लेम करते हैं कि ये प्रोफाइल में पिक्चर भी मौजूद थी गोसावी की एक सीनियर एनसीबी ऑफिशियल के साथ। अब वीडियो में जो दूसरा आदमी था पता चलता है कि उसका नाम मनीष भानुशली है और वो बीजेपी का एक वर्कर है। इनफैक्ट उनकी सोशल मीडिया फीड के अकॉर्डिंग वो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर है। बाद में मनीष की काफी सारी फोटोज पाई जाती हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, देवेंद्र फडणवीस के साथ और कई और सीनियर बीजेपी लीडर्स के साथ। तो सवाल ये उनसे पूछा जाता है कि वो रेड में क्या कर रहे थे। वो एक प्राइवेट इंडिविजुअल है, एनसीबी का पार्ट नहीं है, तो क्या कर रहे थे वो रेड में। मनीष इस चीज को डिनाई नहीं करते कि वो एक बीजेपी के कार्यकर्ता है। इनफैक्ट इंडियन एक्सप्रेस के साथ बात करते हुए वो कहते हैं कि उन्होंने तो म्यूनिसिपल इलेक्शंस भी लड़ी थी बीजेपी की टिकट पर। उन्होंने कहा कि उनके दोस्त ने एक किसी और को सुना कॉन्वर्सेशन करते हुए इस पार्टी के बारे में, उनके दोस्त ने आकर इन्हें बताया 1 अक्टूबर को व्हाट्सएप पर, और इन्होंने जाकर एनसीबी ऑफिशियल्स को बताया 2 अक्टूबर को इस पार्टी के बारे में। अब सवाल ये उठा कि ठीक है इन्होंने एनसीबी के ऑफिशियल्स को बताया होगा इस पार्टी के बारे में, लेकिन रेड के दौरान ये क्या कर रहे थे वहां पर, इस रेड में मौजूद क्यों थे। तो ये कहते हैं कि इनके दोस्त इन्हें कॉन्स्टेंटली अपडेट किए जा रहे थे इस पार्टी के बारे में, तो ताकि और इंफॉर्मेशन बता पाए एनसीबी ऑफिशियल्स को, इसलिए ये रेड के दौरान भी मौजूद थे। और एनसीबी ऑफिशियल्स ने इन्होंने कहा था कि हमारे साथ चल लो आप। लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन के तौर पे मैं मौजूद था, मेरे पास नई नई जानकारी आ रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप साथ में रहिए, आपके पास जो भी हमारे पास नई नई जो जानकारी आ रही है हमें कार्रवाई करने में बहुत आसानी रहेगी। उसके बाद सवाल ये उठा कि रेड खत्म होने के बाद ये एनसीबी के ऑफिस में क्या कर रहे थे। तो इस चीज को लेकर उन्होंने कहा कि एनसीबी ने कहा कि हमारे साथ आ जाओ एज ए विटनेस और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करने पड़ेंगे। फिर ये सवाल उठा कि चलो ये सब मान लिया, लेकिन ये एक प्राइवेट इंडिविजुअल बीजेपी के वर्कर रेड में मौजूद थे, रेड के बाद मौजूद थे, लेकिन अपने हाथ से पकड़कर खुद ये अरबाज मर्चेंट को और आर्यन खान को क्यों लेकर जा रहे। तो इस चीज को लेकर ये रिप्लाई करते हैं कि फुटपाथ काफी नैरो था, छोटा सा था, तो इन्होंने इंस्टिंक्टिवली उनका हाथ पकड़ लिया। अब मनीष भानुशली ये भी कहते हैं कि उनको केपी गोसावी के बारे में कुछ नहीं पता, वो नहीं जानते उस इंसान को। लेकिन नवाब मलिक जो एनसीपी के पॉलिटिशियन थे वो इन दोनों के साथ में एक फोटो रिलीज कर देते हैं जहां पर ये साथ में खड़े हैं इनफॉर्मल अटायर में। इस फोटो पर ये कैप्शन डालते हैं, साथियों बताइए इनमें कौन है गुरु और कौन है गुरु घंटाल। ये 2 और वीडियोस रिलीज करते हैं जिनमें दिखता है गोसावी और भानुशली साथ में एनसीबी के ऑफिस में एंटर कर रहे हैं और एग्जिट कर रहे हैं उसी रात को जिस दिन शिप को रेड किया गया था। एनसीबी के ऑफिशियल्स कहते हैं कि वो इन दोनों आदमियों को जानते नहीं थे इस इंसिडेंट से पहले, लेकिन जो भी उन्होंने किया है वो एज पर लॉ है। और आज महाराष्ट्र के मिनिस्टर नवाब मलिक ने एक और एलिगेशन लगाई। इन्होंने कहा कि एनसीबी ने शुरू में
3 और लोगों को पकड़ा था जिनको छोड़ दिया गया। उनमें से एक इंसान थे ऋषभ सचदेव, जो कि ब्रदर इन लॉ थे ऑफ बीजेपी लीडर मोहित कंबोज के। इन्होंने यह आरोप लगाया कि एनसीबी ने ऋषभ को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि बीजेपी लीडर्स के फोन आने लग गए थे दिल्ली और महाराष्ट्र से। और यह भी कहा है इन्होंने कि शुरू में रेड में 11 लोगों को डिटेन किया गया था, लेकिन 3 लोग सचदेव, प्रतीक और अमीर फर्नीचर वाला को छोड़ दिया गया था एनसीबी के द्वारा। तो यही रीजन है दोस्तों कि क्यों लोग कहते हैं कि आर्यन खान का केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। यहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो बीजेपी के मेंबर्स हैं वो एनसीबी के साथ इतने मिलजुल कर काम कर रहे थे। और ये पहली बार नहीं है कि बीजेपी को अक्यूज किया गया हो सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज करने को अपने पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए। कुछ ही दिन पहले की बात है कि कई ऐसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी जो अक्सर सरकार से सवाल पूछते हैं, जैसे कि दैनिक भास्कर अखबार जिसने बड़ी ही क्लियर कट रिपोर्टिंग करी थी कोविड केसेस को लेकर, या फिर न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक जो कॉन्स्टेंटली सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी ने एलेज किया था कि बीजेपी सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज करने लग रही है टीएमसी के लीडर्स को टारगेट करने के लिए, जब से बीजेपी वेस्ट बंगाल की इलेक्शंस हारी है। 2019 में शरद पवार ने एलेज किया था कि बीजेपी स्टेट एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है ऑपोजिशन लीडर को जबरदस्ती मजबूर करने के लिए कि वो पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ले। कुछ ही दिन पहले सोनू सूद अरविंद केजरीवाल के साथ दिखे थे, किसी पॉलिटिकल रीजन के लिए नहीं बल्कि एक देश के मेंटर्स प्रोग्राम को चलाने के लिए। और कुछ ही दिन बाद उसके इनकम टैक्स की रेड पड़ जाती है सोनू सूद के ऊपर भी। सवाल तो लोगों ने यह भी उठाया है कि एनसीबी अगर एक्चुअली में सीरियस है इस ड्रग्स की प्रॉब्लम को लेकर, तो कभी वो एक्चुअली में उन जगहों पर रेड क्यों नहीं मारती जहां पर ड्रग्स की प्रॉब्लम काफी ज्यादा बड़ी है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में कसोल, जो एक फेमस डेस्टिनेशन है नार्को टूरिज्म के लिए। ये चीज वैसे हाई कोर्ट ने भी कही थी स्टेट गवर्नमेंट को 2017 में कि इन जगहों पर क्यों नहीं एक्शन लिया जाता है। और हमारा मीडिया जो ड्रग्स को लेकर इतना हल्ला मचाता है लेकिन कभी भी सॉल्यूशंस की बात नहीं करता कि इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए लार्ज स्केल पर क्या किया जा सकता है। ये कहानी काफी रेपिटेटिव सी बन गई है कि 2-3 हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी पकड़े जाते हैं अपेरेंटली एक ऐसी पार्टी में जहां पर कुछ ग्राम्स ड्रग्स पाए जाते हैं और उसे इतना बड़ा हवा मचा दिया जाता है उस चीज को लेकर। लेकिन अगर ड्रग्स की प्रॉब्लम से सही में डील करना है तो क्या एंड कंज्यूमर को पकड़कर जेल में डालना, उन्हें विलेनाइज करना सोल्यूशन है, या फिर सप्लायर्स को पकड़ना और यहां पर सप्लाई चेन को खत्म करना ड्रग्स की? कई देशों ने दुनिया के बड़े ही इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस यूज किए हैं ड्रग्स की प्रॉब्लम से डील करने के लिए, जैसे कि पोर्चुगल एक देश है जिसने डिसाइड किया कि सारे ड्रग्स को डीक्रिमिनलाइज कर देंगे, जिससे कि जो लोग ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हैं उन्हें क्रिमिनल्स की तरह ना देखा जाए बल्कि पेशेंट्स की तरह देखा जाए, एडिक्ट्स की तरह देखा जाए जिन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है। उन्हें जेल नहीं भेजना, उन्हें हॉस्पिटल भेजना है ताकि उनकी ट्रीटमेंट करी जा सके। जेल उन गैंगस्टर्स और उन ड्रग सप्लायर्स को भेजना है जो यहां पर ड्रग की पूरी इंडस्ट्री चलाने लगे, वो लोग नहीं जो कुछ ग्राम्स ड्रग्स कंज्यूम करते हैं एंड चेन पर आकर। हालांकि यह चर्चा का मुद्दा है कि यह सॉल्यूशन इंडिया के लिए सही रहेगा या नहीं। अगर यहां पर शाहरुख खान को पॉलिटिकली टारगेट किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, तो यह पहली बार नहीं होगा कि ऐसा किया जा रहा है। पहले भी ऐसे कई इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं जहां पर बीजेपी के लीडर्स ने अपनी नफरत दिखाई है शाहरुख खान के अगेंस्ट, जैसे कि बीजेपी के पॉलिटिशियन प्राची ने एक बार कहा था कि शाहरुख खान पाकिस्तानी एजेंट है। और मैं समझती जो इस तरह की बात करते हैं वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकते, निश्चित रूप से वो पाकिस्तानी एजेंट है। कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार शाहरुख खान को दाऊद इब्राहिम से कंपेयर किया था, और आदित्यनाथ जो कि आज के दिन यूपी के चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, इन्होंने शाहरुख खान को हाफिज सईद से कंपेयर किया था। ये चीजें ओवर द इयर्स पिछले कुछ सालों में देखने को मिली। तो ये जो नफरत रही है बीजेपी लीडर्स की शाहरुख खान के अगेंस्ट, ये कहा जा सकता है एक लेजिट पॉइंट है कि ये जो रेड करी जा रही है पॉलिटिकल क्यों है। यहां पर आपकी क्या राय है दोस्तों, नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए, और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।